नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आज आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पत्रकारिता और कवि क्षेत्र की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा। राजनीतिक क्षेत्र की पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो उनकी समीक्षा, उनके कहे हुए एक एक शब्द को राजनीतिक हलकों में कोड किया जाता है, याद रखा जाता है और यूँ कहा जा सकता है कि वो राजनीतिक पत्रकारिता की चलती फिरती पाठशाला है। मैं खुद भी उन्हीं की अंगुली पकड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। आज ही मुझे वो दौर याद आता है जब एक चैनल में जब वो मेरे को पहली बार लाए थे, तब मुझे फिएट गाड़ी में बैठाकर सबसे पहले अजमेर लेके गए और कहा ये तुम्हारे राजनीतिक पत्रकारिता की पहली शुरुआत होगी। बहरहाल आज हमारे बीच में वो जाना पहचाना चेहरा जिन्हें आप रोज़ सुनते हैं, देखते हैं और उनकी कही हुई बातों की समीक्षा करते हैं। अनिल लोढ़ा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और एक जाने पहचाने कवि भी, कवि हृदय भी हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले सफ़र की शुरुआत उस दौर से करना चाहेंगे जब आप पत्रकारिता के सफ़र में आए। कैसे आए, क्यों एक जिजीविषा जगी कि पत्रकार ही बनना है? सबसे पहले तो एक शेर कहना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। इसमें पूरी कहानी आ जाती है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह ताउम्र सफ़र में ही रहा। तो जो सफ़र मेरा शुरू हुआ था उसकी कहानी 1962 से है, जब भारत चीन युद्ध हुआ। मैं 5 साल का था। तब से मैं पत्रकारिता में इसलिए हूँ कि मेरी माँ ने चाय के साथ अखबार पढ़ना सिखाया मुझे। उस ज़माने में बहुत कम घरों में अखबार आते थे, आज तो घर घर में अखबार आते हैं। गिने चुने घरों में अखबार आते थे। तो 2 अखबार हमारे घर आते थे, एक वो पढ़ती थी, मैं पढ़ता था, और एक एक कप चाय पीने के बाद दूसरे कप चाय के साथ दूसरे अखबार पढ़ते थे। सन 62 से लेकर आज तक कोई दिन नहीं गया जब मैंने अखबार नहीं पढ़ा। मेरी शुरुआत ज़िंदगी की वहाँ से हुई। मैं पत्रकारी वहीं से बनाए, समझ लीजिए। और मुझे भारत चीन युद्ध की बातें भी याद है आज तक। तो उस वक्त रेडियो और ट्रांजिस्टर का लाइसेंस लेना पड़ता था, घर में रख नहीं सकते थे रेडियो ट्रांजिस्टर, उसका लाइसेंस और फीस लगती थी। तो बहुत कम घरों में रेडियो ट्रांजिस्टर होते, मेरे घर में ट्रांजिस्टर था। तो मैं सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे जो न्यूज़ आती थी वो सुनता था। तो एक दिन स्कूल में हेडमास्टर ने पूछा, मैं 6ठी क्लास में था, कि किसके घर में रेडियो है, कौन खबर सुनता है, और किसके घर में अखबार आता है, कौन अखबार पढ़ता है। तो 500 बच्चों में केडी स्कूल थी किशनगढ़ की, मैं अकेला था जिसका हाथ खड़ा हुआ। तो उन्होंने मुझे अगले दिन से, कल से आप खबरें लिख के लाओगे और यहाँ 500 बच्चों के सामने खबरें सुनाओगे। वो मेरा पत्रकारिता का जन्म, मैं उसे याद करता हूँ। लादू राम जी माट साहब थे। और तब से लेकर मेरे तो एक फियर होता है, दर्शक श्रोता सामने होते हैं, उसका वो ख़त्म हो गया बचपन में, 6ठी क्लास से। और फिर मैंने डिबेट बोलना शुरू किया, तो ये सारी जो मेरा वो था अपब्रिंगिंग वो काम आई। और पहली डिबेट जब स्कूल की तरफ से हम बोलने गए तो अशोक पाटनी जो वंडर सीमेंट के मालिक हैं, वो मैं पार्टनर थे डिबेट में। पहले खूब सारी डिबेट्स होती थी स्कूल कॉलेजों में, ट्रॉफियाँ बढ़ती थी, और एक पक्ष में होता था, एक पक्ष में। जगदीश चंद्रा जी भी आपके साथ डिबेट किए हैं, ऐसा सुनने में? हाँ, जगदीश चंद्रा जयपुर से, कॉमर्स कॉलेज से, फिर यूनिवर्सिटी से डिबेट बोलने आते थे। राजस्थान में 500-600 लोग डिबेटर पैदा हो गए थे उस समय अचानक। यूनिवर्सिटी की एक टीम बनती थी, हमारी यूनिवर्सिटी एक ही थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बाकी तो जोधपुर और उदयपुर लोकल यूनिवर्सिटी थी। तो 156 कॉलेज थे, तो इसकी टीम बनती थी, वो इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में जाती थी। तो उसमें कई बार मैं चुना गया, 5-5, 6-6 लोग चुने जाते थे। एक आनंदवर्धन शुक्ला आईजी पुलिस थे, वो चुने गए। जगदीश चंद्रा चुने जाते थे, सुरेश जोशी चुने जाते। तो हमारी बोलने की जो वक्तृत्व क्षमता है वो वहीं विकसित हो गई, स्कूल और कॉलेज में। और अखबार और खबर की समझ स्कूल में और घर में शुरू हो गई। तो मैं अपनी माँ और वो हेडमास्टर साहब लादू राम जी को और जगदीश चंद्रा को और अशोक पाटनी, सारे मेरे, इन सब के साथ मैंने जो सफ़र किया उसकी वजह से मैं पत्रकार बना। मैं कोई ऐसा टारगेट नहीं था जीवन में मेरे को ये बनना है। एक सफ़र शुरू हुआ, और जैसे हम तो एक दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। लेकिन मुझे याद है कि सर आपको वो तमाम समाचार समूह तब आपको याद करते थे जब उनको अपना अखबार को गढ़ना होता था, खड़ा करना होता था और एक विशाल वृक्ष बनाना होता था, और आपने वो काम बखूबी किया। 2 जून 1976 को मैंने पत्रकारिता में प्रवेश किया, 48 साल होने वाले हैं।
कर्पूर चंद कुरेशी जी अजमेर में आए थे, एक कवि गोष्ठी या सम्मेलन था, उसमें मेरी कविता सुनी उन्होंने, मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि कल मिलना मेरे से टूरिस्ट बंगलो आके। मैं मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम यहाँ संवाददाता बन जाओ, हमारे सांस्कृतिक साहित्यिक संवाददाता। मैं कहा नहीं, मैं जयपुर चलूँगा, पत्रकारिता सीखूंगा। तो मुझे उन्होंने अगले दिन जयपुर आने को कहा। 2 जून को मैं जयपुर आया, विजय भंडारी प्रबंध संपादक थे, उनको सुपुर्द कर दिया उन्होंने। और 6 महीने में जयपुर में रहा। जैसे सेना में ट्रेनिंग होती है ना, जो छिल जाती कोनियाँ, ऐसी रिगरस ट्रेनिंग मेरी हुई। कई बार तो मैं रो देता था। मैंने पत्रकारिता की मेरी जो बुनियाद है, जिस पर चलकर ये सब कुछ खड़ा हुआ, महल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो खड़ा हुआ, इमारत खड़ी हुई, उसकी बुनियाद में राजस्थान पत्रिका की। महलों के तो आप खिलाफ रहे हो। हाँ, महल के तो खिलाफ रहा हूँ, तो महल संस्कृति में कभी रहा भी नहीं। तो वो कर्पूर चंद जी कुरेश और विजय भंडारी जी ने मेरी जो ट्रेनिंग कराई थी, उसने ही ये बनाया है जो आज आपके सामने है। और उस रिगरस ट्रेनिंग ने मुझे सिर्फ पत्रकार नहीं बनाया, पत्रकारिता का शिक्षक भी बनाया। आप जैसे 300-400 लोग होंगे राजस्थान में, मैं समझता हूँ, जिन्होंने मेरे से या तो पत्रकारिता सीखी या मेरे पास काम किया। और उनमें से अधिकांश के साथ भी मेरा व्यवहार तो अच्छा रहा, सदव्यवहार, लेकिन काम कराने के मामले में मैंने किसी को भी कभी आलस नहीं करने दिया, चूक नहीं करने दी। मैं पत्रकारिता को जानने वाले जो नए चेहरे हैं, जो अब सीख रहे हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं आपकी शरण में पत्रकारिता कर रहा था या सीख रहा था, सानिध्य में, तब मैंने आपसे एक पर्टिकुलर एक नेता का नंबर मांगा था। तो आपने कहा भैया खुद लेकर आओ, मेरे पास नंबर है लेकिन दूंगा नहीं, खुद इस नंबर को लेकर आओ, खुद बात करो। तो ये वो दौर था। देखिए, अपने पैरों पर चलना सीखना चाहिए आदमी को। उंगली पकड़ करके तो आप 5 साल के बच्चे को चला सकते हो, लेकिन एक दिन आपको उंगली छोड़नी पड़ेगी, तब वो अपने पैरों पर चलेगा। और उंगली पकड़ते रहोगे तो कभी अपने पाँव पे खड़ा हो ही नहीं पाएगा। ये एक आपके समय का दौर अलग तरह का था। एक ट्रेंड सेट था कि जो प्रिंट का पत्रकार है वो प्रिंट में काम करेगा, लेकिन आपने प्रिंट छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में कदम रखा। एक बड़ा चैलेंज भी था आपके सामने और एक रिस्क फैक्टर भी था। इस बात का मुझे फ़ख्र है कि मैं राजस्थान में नंबर 1 अखबार और नंबर 1 टीवी चैनल का उस वक्त हेड रहा जबकि वो नंबर 1 हुआ। ये सब मेरे साथ जो टीम थी और जो कदम से कदम मिलाकर लोग चले, और जिन लोगों ने मुझे काम करने की आज़ादी दी, मैनेजमेंट ने, ईटीवी में जगदीश चंद्रा ने, और भास्कर में, दैनिक भास्कर में सुधीर अग्रवाल ने, उनको ये याद करना चाहूँ, पूरी आज़ादी उन्होंने मेरे को। एक बार तो ऐसा भी आया जब मैंने एक टिप्पणी लिख दी थी जिसमें ये पता लगता है आज कल रिजल्ट आने वाला है तो सत्ता पलट रही है और वसुंधरा सीएम बन रही है, तो मेरे को ये कहा गया मैनेजमेंट तरफ से कि इस्तीफा जेब में लिख के लाना। जब भैरव सिंह शेखावत नहीं ला पाए, अपने बूते पर सरकार बना पाए, तो वसुंधरा जी क्या बना लेगी। तो मुझे कहा गया कि इस्तीफा, आपकी खबर तो छाप रहे हैं हम टिप्पणी आप पे भरोसा करके, लेकिन इस्तीफा लिख के लाना। और 120 सीट आई वसुंधरा जी की। तो ये मेरा जो राजनीतिक पूर्वानुमान है उसकी वजह से भी एक तरह से जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने हथेली की रेखाओं की तरह राजस्थान की राजनीति को पढ़ा है। जैसे पंडित पढ़ रहे हैं ज्योतिषी, वैसे मैं पढ़ लेता हूँ, तो उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए आया कि भास्कर में जब मैं था तो भास्कर टीवी हुआ करता, लोकल चैनल, लेकिन वो उस वक्त कोई और चैनल थे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जैसा आज जमावड़ा वैसा नहीं था। तो उन्होंने मुझे लोकसभा चुनाव के नतीजे के 3 दिन पहले भास्कर टीवी में भेज दिया। क्या सोच के भेजा इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, पर 3 दिन में मैंने एक स्टूडेंट की तरह अपने प्रोड्यूसर्स को और सब लोगों का, मुझे सिखाओ इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता क्या होती है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। मेरे माताओं के सामने बैठ गया मैं, और तीसरे दिन मैंने 8 घंटे का लाइव किया लोकसभा चुनाव में। और क्योंकि मुझे अखबार की वजह से सारे लोग जानते थे, तो बड़े बड़े लोग, सीपी जोशी, नाथू सिंह गुर्जर, चंद्रराज सिंह जी, जो बड़े दिग्गज थे उस ज़माने में, कालीचरण, सब आए उस वक्त मेरी डिबेट में। तो 8 घंटे तक मैंने लगातार लाइव शो किया, जिस आदमी ने कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल नहीं देखी थी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कहते हुए फ़ख्र है कि मैं पूरे देश में अकेला पत्रकार था जिसने उस दिन शाम को 6 बजे कह दिया था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि मनमोहन सिंह का नाम 4 दिन बाद आया। उस वक्त सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद आज भी लोग याद करते ऑफर किया गया था, और मैंने कहा था मुलायम सिंह विदेशी मूल के मुद्दे पर उनको नहीं बनने देगा, और प्रणब मुखर्जी को इसलिए नहीं बनने दिया जाएगा कि उन्होंने इंदिरा गांधी की डेथ पर राजीव गांधी से कह दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ कुछ दिन के लिए। तो वो गांधी परिवार उनकी लॉयल्टी को बियॉन्ड डाउट नहीं मानता। ये सब बताते हुए मैंने कहा कि सबसे बड़ा अजम्बा ये होगा कि जो आदमी भारत में उदारवाद को लेकर आया, पूंजीवाद को लेकर आया, वो कम्युनिस्टों के सहयोग से प्रधानमंत्री बनेगा। ये उस दिन 6 बजे मैंने कह दिया था। तो मैं
इसको याद करते हुए बड़ा खुशी अनुभव करता हूँ कि मेरे को ईश्वर ने ऐसी विजडम दी कि मैं एनालाइज कर पाया। ऐसी कौन सी बड़ी ऐसी यादगार खबरें जो आज भी लोगों की जुबान पर भी है और जो आपको याद भी होंगी, जो मील का पत्थर साबित हुई? देखो, खबर तो सबसे पहली मैंने खबर लिखी थी राजस्थान पत्रिका में, ज्वाइन करते अजमेर में। यहाँ से जब अजमेर गया तो एक IAS से झालावाड़ के कलेक्टर वो अजमेर में लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़े गए और रात भर उनकी थाने में पिटाई हुई। वो पूरा प्रकरण था, सब ने उसको छापने से रोक दिया था। पहली खबर मेरी लाइफ की वो थी, राजस्थान पत्रिका में फ्रंट पेज पे छपी, उस पर वो IAS सस्पेंड हो गए थे। और जिस खबर को मैं याद करना चाहता हूँ, पुष्कर में थाने के थानेदार और 10 सिपाहियों ने एक परिवार के 3 लोगों को पूरी रात थाने में पीट पीट के मार डाला था और एनकाउंटर बताया गया था और कहा था इनसे चरस गांजा बरामद हुआ है और तस्कर थे ये। मैंने उसी दिन उनकी लाश जब जलाई जाई, जब लकड़ियाँ हटा करके वहाँ देखी और देखा कि कितने घाव थे, और फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। 3 घंटे 4 घंटे में पूरा पुष्कर सहमा हुआ था, बंद थी दुकानें, जैसे कोई इमरजेंसी लगी हो। और उस दिन पहले दिन जब सब ने लिखा कि तस्कर एनकाउंटर मारे गए, मैं नवभारत टाइम्स में था और फ्रंट पेज पर लीड थी 6 कॉलम में कि पुष्कर पुलिस ने थाने में पीट पीट कर एक परिवार के 3 लोगों को मार डाला और इस परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा। और 3 दिन बाद DGP को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, ये एनकाउंटर नहीं था, थाने में पीट पीट के मार डाला। उस खबर पर पूरा थाना सस्पेंड हुआ, जेल गए और 6 लोगों को उसमें सज़ा भी हुई, ऐसा मेरे को याद पड़ता है। उस खबर को मैं जीवन में अपनी पत्रकारिता की सार्थकता मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे पत्रकार बनाया तो मैं कुछ कर पाया। बहुत सारी खबरें ऐसी, तो एक टिप्पणी मैंने भास्कर में जब त्वरित टिप्पणी लिखता था, जब एक बड़ा कांड हुआ था रेप का, सीरियल रेप का, जयपुर में, नाम नहीं लेना चाहता, उस दिन मैंने जो टिप्पणी लिखी थी, सहमे हुए शहर में कंपकपाती हुई औरत या कंपकपाती हुई लड़की, वो मेरी टिप्पणी थी जिसको मैं मानता हूँ कि मैंने बिल्कुल डूब कर लिखी थी और पूरे शहर के लोगों ने उसकी तारीफ़ की थी। और एक बात और याद करना चाहूँ, एक मैंने टिप्पणी लिखी थी भास्कर में ही, उस पर मुझे ऐसा एप्रिसिएशन मिला जो लाइफ में भूल नहीं सकता। एक विशिष्ट कुमार पत्रकार होते थे, वशिष्ठ कुमार जी, पुराने पत्रकार थे बुजुर्ग, उन्होंने मेरे को बधाई दी इसको पढ़ के। फिर 2 मिनट बाद वापस फ़ोन किया, मैं अजमेर से जयपुर आ रहा था। उन्होंने कहा यार एक शेर याद कर रहा था, याद नहीं आया, अब याद आया, आपको इन शब्दों में बधाई देता हूँ। छतों के दिए कभी के बुझ गए होते, पर कोई है जो हवाओं के पर कतरता है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे जीवन में नहीं मिला। तमाम बातचीत अभी जारी है और सरस्वती पुत्र के साथ हमारी बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा जी। लंबी जो पूरा संघर्ष में जीवन आपका रहा, पत्रकारिता, उससे पहले कॉलेज का जीवन, एक लंबी सूची आपके दोस्तों की है। कौन से ऐसे दोस्त रहे जिन्हें आप इस पड़ाव पर याद करना चाहेंगे? देखिए, मेरे दोस्त तो हज़ारों की संख्या में हैं और न केवल यहाँ हैं बल्कि मुंबई, कोलकाता, जहाँ जहाँ राजस्थानी है वहाँ है। मैंने जो अखबार निकाला वो उसका लॉन्चिंग आपको पता है, आप भी गए थे और जगदीश चंद्रा जी भी गए थे दुबई, वहाँ भी इंटरनेशनल लॉन्चिंग की थी, तो आपने देखा 1000 लोग आए फंक्शन में। मेरे शुभचिंतक बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे। खुद जगदीश चंद्रा 74 से मेरे दोस्त हैं, वो आज तक हमारी दोस्ती निभ रही है। मुझे तो याद है कि एक बार आप घर पर खाना खा रहे थे और जगदीश चंद्रा जी आए और उसी थाली में आपके साथ खाना खाया था। जी, हमने वो जब 76 में उनकी पहली पोस्टिंग अजमेर में हुई थी, मेरा घर और डाक बंगले की एक दीवार थी, तो रोज़ सुबह वो मेरे घर ही आके अखबार पढ़ते थे और मदर के हाथ के पराठे वो तब से खा रहे हैं 76 से, तो आज तक वो माँ को माँ मानते हैं, हमारी बहन से राखी बंधाते, तो वो दोस्ती का रिश्ता। मैंने सुना है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले वो माँ का आशीर्वाद, हाँ जी, वो कहते हैं, ये भाषण में भी कहते हैं जिस प्रोग्राम में हमारे जाते हैं कि मेरी 2 माँ, एक माँ सामने बैठी। तो ये रिश्ता उन्होंने निभाते हैं और रिश्ते निभाने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं शायद उतना निभा नहीं पाता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अपन जब दुबई गए थे, फिर बैंकॉक भी गए अपने अखबार को लेके, अपन ने काफ़ी एक सर्किल बनाया था। उसका पर्पज़ ये था कि राजस्थान की जो संस्कृति है, बोली की मिठास, खान पान की मिठास, हमारी जो भावुक संस्कृति, मीठे गीत, त्यौहार हैं, फीणी है, घेवर है, ये सब अक्षुण्ण बनी रहे संस्कृति, ये मेरा एक जीवन का मकसद था। उसी के लिए मैंने वो अखबार निकाला था, उसी के लिए प्रवासी राजस्थान के बीच कलकत्ता, मुंबई में लॉन्चिंग की थी, फिर दुबई में लॉन्चिंग की थी। तो मेरा
मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इस बात से कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ। पत्रकार तो एक अलग तरह की विधा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं लोग, और कई बार ऐसा होता है कि वो खाली खबर लिखते लिखते ही उनका पूरा जीवन या सफ़र पूरा हो जाता है। लेकिन समीक्षक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर और पत्रकार की लिखी हुई एक एक टिप्पणी के तौर पर उसको याद रखा जाए, समीक्षा की जाए, तो उस मामले में आपकी पूरी ख्याति रही। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले ईटीवी राजस्थान में जब हम थे, जगदीश चंद्रा जी हेड थे और हमने दोनों ने मिलके ईटीवी को शुरुआत में उस वक्त रीलॉन्चिंग की थी उसकी। उस वक्त मेरा एक कार्यक्रम आता था चुनाव एक्सप्रेस। मैंने इसको डिज़ाइन किया था, एक रेलगाड़ी बनाई थी, डब्बे बनाए थे अलग अलग पार्टियों के। चुनाव एक्सप्रेस उस ज़माने का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था और ऐसा कहते हैं लोग, मुझे बताते हैं कि पूरे देश में जहाँ जहाँ राजस्थानी थे 8:30 बजे वो प्रोग्राम आता या 7:30 जो भी टाइम था, वो सब लोग घर में टीवी चलाकर ईटीवी राजस्थान देखते थे, चुनाव एक्सप्रेस देखते थे। जिस दिन नतीजा आया था विधानसभा चुनाव का, लोग चुनाव एक्सप्रेस तो देख रहे थे। हैदराबाद के स्टूडियो में मैं घुसा, मैं सुबह घुसा तब डिफरेंट आदमी था, शाम को निकला तो बिल्कुल दूसरा आदमी हो गया। पूरे राजस्थान में जगह जगह से फ़ोन आ रहे थे मेरे मोबाइल पे और लोग कह रहे थे आज हमने आपको ये सुना, आज आपको ये कहते सुना। मैं बोलता चला गया और वो नतीजे आते चले गए और सत्यापित होते चले गए। तो राजस्थानियों ने जहाँ भी देश में थे, उस सरस्वती उस वक्त आपको, हाँ, मैं कहा जा सकता है कि विराज रही थी। सरस्वती के अभूतपूर्व कृपा है मुझ पर और बचपन से लेकर अब तक मैं सरस्वती का उपासक रहा हूँ और सरस्वती ने मुझे अपना शिष्य बना रखा है। तो मैं उस दिन को भूल नहीं सकता कि मैं किस तरह पूरे राजस्थान के लोगों के बीच में घर घर की कहानी बन गया। चैनल तो प्रसिद्ध हुआ ही, लेकिन मेरा एक पहचान, मेरा चेहरा 15 दिसंबर 2008 उस दिन एक वेल नोन फेस हो गया। उसके बाद से जब भी मैंने समीक्षाएं की, हर चुनाव में लोग राजनीतिक समीक्षाएं सुनते हैं, या फर्स्ट इंडिया में भी पेनल्टी कॉर्नर एक्सप्रेस से लेकर पेनल्टी कॉर्नर तक। जी हाँ, पेनल्टी कॉर्नर एक चर्चित कार्यक्रम बन चुका है और कई ऐसी टिप्पणियां उस पेनल्टी कॉर्नर में हो चुकी जो हमने देखा विधानसभा चुनाव में माइलस्टोन बनी। ये एक तरह से नीरखीर विवेक से मैं जब चीज़ों को छानता हूँ तो जो चीज़ निकल के आती है उससे पता लग जाता है कि ये होने वाला है। और मैं बस ये दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी बायसनेस के मैं बोलता हूँ और बोलने से पहले नहीं सोचता कि इसके पक्ष में बोलना है, इसके खिलाफ बोलना है, और बोलकर आके भूल जाता हूँ, फिर दर्शक ही याद रखते हैं। मैंने चुनावी और राजनीतिक पत्रकारिता बहुत करीब से आपकी देखी है और ऐसा सुना भी है कि जिस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में आप 3 घंटे बिता लेते हैं, वहाँ का रिजल्ट आपके सामने होता है। नहीं, ऐसा होता है अक्रॉस दी पीपुल, आप मिलो लोगों से और सिर्फ नेताओं से मत मिलो, लोगों से मिलो और मुद्दे उछाल के देखो। क्या आप बॉल फेंकते हो, कैसी रिवर्स आती है, उसको आप एनालाइज करो, पता लग जाता है आदमी को। तो इसलिए 3 घंटे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी एक दिन बिता लो तो पता लग जाता है, मिजाज पता लग जाता है। मुझे याद, एक चैनल में मैंने एक चुनाव में मतदान खत्म होने के 1 मिनट बाद कहा था, एंकर ने मेरे से पूछा कि अब आप रिजल्ट नहीं बता रहे थे क्योंकि किसी की संभावना को हर्ट नहीं करना था, जीतने हारने की जो आशंका थी उसको, तो आप बताइए कि क्या नतीजा आ रहा है। तो मैंने कहा कि एक्स पार्टी सरकार बना रही है लेकिन सीटें 99 सौ आ रही है, 120 नहीं आ रही। कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस ने 99 सीटें आई और उसके 10 दिन पहले ही मैं बता चुका था, चित्तौड़गढ़ में मेरी मुलाकात हुई हेलीपैड पर अशोक गहलोत, जिससे कि आपकी 99 100 सीट आ रही है। सबसे बड़ी जो बात आपके कैरियर की रही, वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि कॉलेज के ज़माने में छात्र राजनीति में आप थे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उस कॉलेज के अध्यक्ष रहे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अजमेर, जिसकी कहा जा सकता है उस ज़माने में पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज हुआ करता था। 1828 में वो कॉलेज बना था और 6000 लड़के लड़कियां उस समय पढ़ते थे। अब तो खैर 6000 कोई संख्या नहीं है, उस समय सबसे बड़ा कॉलेज था, सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था राजस्थान का और सबसे अच्छी फैकल्टी उस कॉलेज में थी, इसलिए कि राजस्थान के गिने चुने शिक्षक वहाँ आते थे। उन्होंने जैसी पढ़ाई कराई उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तो मैं इस बात को याद करना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था छात्र संघ का 79-80 में, लेबर लॉ में पढ़ता था, लॉ कर चुका था, उस अकेले कॉलेज के 6 खिलाड़ी मास्को ओलंपिक में भारत की टीम के सदस्य थे, उस कोर्ट पर प्रैक्टिस करने वाले। इस बात का मुझे फक्र है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ता था और उसका छात्र संघ अध्यक्ष रहा। दूसरा,
मैं जब अध्यक्ष बना तो मैंने तो विद्यार्थी परिषद में था ना एनएसयूआई में था, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। और एक निर्दलीय की तरह मैं एक थोड़ा सा मेरा जेपी मूवमेंट के साथ मैं करीबी से जुड़ा रहा। 74 में जब जेपी जयपुर आए थे तो मैं आया भी था उनकी सभा में, और कालीचरण सराफ के साथ मैंने जुलूस में भाग भी लिया था। तो वो एक सर्वोदयी दिमाग में थोड़ा था, लेकिन अदरवाइज किसी पॉलिटिकल पार्टी का कभी मेंबर नहीं रहा मैं, इसीलिए निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाया। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं, और ये बड़ा ज्वलंत सवाल है, लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक दो बार ऐसा भी अवसर आया जब चुनाव लड़ने या चुनावी समर में उतरने को लेकर आपके नाम की चर्चाएं हुई। हाँ, 2 बार ऐसा मौका आया और दोनों पार्टी से आया, और दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे कहा, मैंने कहा कि हाँ आपकी पार्टी जीतेगी इस उपचुनाव में, मुझे पता है। जो पार्टी सत्ता में नहीं थी वो उसके लिए कहा मैंने, आप ही जीतोगे, पक्का है, लेकिन मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता कि मैं नहीं, लेकिन मैंने ये भी सुना है जी कि जिन्होंने ऑफर किया उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ लिया था बाद में आगे चलकर। नहीं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने फिर किसी को लड़वाया था। जिन्होंने ऑफर किया उन्होंने फिर किसी को ये वचन दिया कि मैं पूरा चुनाव का खर्चा उठाऊंगा, मैं साथ रहूँगा 2 महीने। बड़े नेता थे वो, और जो जिसको लड़ना चाहते थे वो लड़ने की इच्छुक नहीं थी। तो अजमेर में सुनने में आया मेरा नाम, तो मेरे से पूछ लिया, उनका धन्यवाद जिन्होंने पूछा। लेकिन मैं ऐसे महसूस करता हूँ, मेरे को क्या है कि मैंने कभी जन्मपत्री भी दिखाई तो कहा गया कि आप तो किंग मेकर हो सकते हो, किंग नहीं हो सकते। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ईश्वर ने अपना जन्म किंग मेकर होने के लिए दिया है। पत्रकारिता को लेकर बहुत सी बातें हुई, लेकिन कवि हृदय आप रहे हैं, कविताएं लिखने का आपको एक पुराना एक शौक़ भी रहा, कवि सम्मेलनों में भागीदारी रही, कविता पाठ का भी आपको कहा जा सकता है एक पैशन रहा। कौन सी ऐसी बुक्स हैं, कविता संग्रह, खासतौर से आग का पेड़ बहुत चर्चित थी? देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना, वो ये मेरा पहला प्यार है, तो कविता मेरा पहला प्यार है। स्कूल में मैंने कविता करना शुरू कर दिया था जब इस किशनगढ़ में था। लेकिन मैंने जो कविता संग्रह मेरा प्रकाशित तो आग का पेड़ 73-4 में जब जेपी ने तब वो कविता लिखी थी, आग का पेड़। और उस वक्त एक आदर्शवाद भी होता है नौजवान लोगों के दिल में, तो वो आग का पेड़ क्या था ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपने भीतर आग का एक पेड़ उगाना चाहता हूँ। मेरी आस्था जिसकी जड़ हो, मेरी ज्ञान गंगा से सींचे, और मेरी कविता जिस पर उगा हुआ फल हो। मैं अपने भीतर आग का एक पेड़ उगाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे रोशनी की बात मत कीजिए, मैं उसकी बेल नहीं उगाऊंगा, क्योंकि जानता हूँ रोशनी लाने का भ्रम पैदा कर आग का उगना टाला जा रहा है, और यह है कि उजाले की प्रतीक्षा में बैठाकर हमें और अधिक गहरे अंधेरे में डाला जा रहा है। इससे पहले कि मेरे मन की उर्वर जमीन बंजर हो जाए, मैं अपने भीतर आग का एक पेड़ उगाना चाहता हूँ। ये मैंने अपनी कविता के बारे में एक कविता लिखी थी। नौजवान थे उस समय, तो हाँ, वही भावना इस कविता में झलक रही है। आग का पेड़, ये पुस्तक आप देख सकते हैं, अनिल लोढ़ा जी की लिखी हुई वो किताब 1989 में ये किताब प्रकाशित अपने आप में बहुत चर्चित पुस्तक रही, और युवाओं के लिए बहुत कहा जा सकता है अपने आप में हिलोरे इस कविताओं को पढ़कर वो लेते थे। कविताएं वो हैं जो मैंने कॉलेज लाइफ में लिखी। इसकी एक कविता जिसका ताराप्रकाश जोशी ने प्रीफेस लिखा, उसमें जिक्र किया है, और एक रशियन कवि माइकोवस्की से इसकी तुलना की है। उसे मैं अमर कविता मानता हूँ अपनी, जो लिखा हुआ समय के पार जाता हो। सूरज जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूँ एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो। मैं चाहता हूँ एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो, ताकि जान सको तुम किसी सूरज से कम नहीं हो, तुम किसी सूरज से कम नहीं हो। इसे मैं अपनी समय के पार जाने वाली कविता मानता हूँ। और वो कविता जो आप लिख नहीं पाए, और जो आप कह सकते हैं कि वो आपकी अंतिम कविता है। हाँ, मैंने जयपुर आने के बाद 91 में जयपुर आया था, तब से मेरी कविता लिखना लगभग छूट गया। 2 तो कविताएं लिखी और एक आध गज़ल और एक गीत लिखा मैंने। मैं चाहता हूँ कि 4 पंक्ति गीत की सुना दूँ, क्योंकि मैं एतुकान कविता लिखने वाला ही व्यक्ति रहा हूँ। जो जीवन क्षण क्षण रोया हो, वो जीवन पल भर हंस जाए। आशा की इस डोर को थामे हमने सारी उम्र काट दी। देरी पर ही खड़े खड़े हमने अपनी उम्र बांट दी। हाट बाजारों में बिकते तो तोल हमारा फिर भी होता। लोग जतन से रखते हमको, मोल हमारा कुछ तो होता। सदा सुलभ थे हम तो सबको, सब ने अपनी फसल काट ली। देरी पर ही खड़े खड़े हमने अपनी उम्र बांट दी। बड़ा गीत है वो। तो ये मेरा प्रिय गीत, मैंने एक ही गीत लिखा, समझो 1 या 2 गीत लिखे।
एक गज़ल लिखी, वो उसकी 2 पंक्तियाँ 4 पंक्ति सुनाता हूँ, क्योंकि वो मेरी विधा नहीं है मूल, और उसकी मात्रा और ये उसका जो बिंब वो है, शिल्प है, उसको मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी लिख दिया मैंने, सुन के समझ लें, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य कभी पढ़ा नहीं, कि एक स्टूडेंट के रूप में। है कौन सा शहर जहाँ रोते नहीं हैं लोग, अपने सपनों की लाशें ढोते नहीं हैं लोग, आतंक उगाते हैं कांटे चुभन कैक्टस, शौक किया भी और कुछ बोते नहीं हैं लोग, बना लिया पड़ोसी ने सपनों का एक महल, आजकल इस फिक्र में सोते नहीं हैं लोग, और चोट लगे मुझे दर्द उसे भी हो, इतने करीब आजकल होते नहीं हैं लोग, कारवां बिछड़ा तो मैं जार जार रोया, यूँ कौन से सफ़र में खोते नहीं हैं लोग। और 2 शेर इसमें मैंने पॉलिटिकल कहे थे, जिसने चाहिए सिखला कर करवा ली जय जयकार, कैसे कहते हो यहाँ तोते नहीं हैं लोग, और एक खबर सुनने को मैं बरसों तरस गया कि राजा ने अपने रथ में जोते नहीं हैं लोग। ये क्रम क्यों रुका, ये आखिरी सवाल है। हाँ, एक मैंने कविता ऐसी लिख दी जीवन में, जिसके बाद मेरे लिए कुछ सोचना और लिखना संभव नहीं रह गया। वो मुझे जीवन में दुनिया से जाते जाते लिखनी चाहिए थी कविता, ऐसा मैं मानता हूँ। पर वो लिखने के बाद मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया की और जीवन की निस्सारता को जानने के बाद आदमी अब क्या लिखे, क्या सोचे। सिर्फ कंटेम्प्रेरी घटनाओं पर टिप्पणी करना कविता नहीं होती, वो तो पत्रकारिता में कर ही लेता हूँ मैं। आज जिस आग को छूने से मुझे डर लगता है, कल मैं उस आग के आगोश में सोऊंगा, पर तब मैं जलूंगा झुलसूंगा नहीं। झुलसता वो है जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता वो सिर्फ जलता है, झुलस नहीं सकता वो। आज जिस आग को छूने से मुझे डर लगता है, कल मैं उस आग के आगोश में सोऊंगा, तब मैं जलूंगा पर झुलसूंगा नहीं। न करूंगा बचने की कोशिश, न मदद को पुकारूंगा, अपने सारे पुण्य पाप के साथ, अपने सारे पदमत के साथ, अपनी सारी मोह माया के साथ, और उन तमाम चीज़ों के साथ जलूंगा जिनकी खातिर मैं सारी उम्र आग से बचता रहा। मुझे दुख है मैं आग से क्यों बचता रहा। लंबी बातचीत है, और इस बातचीत का कहा जा सकता है अंत करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तित्व को कम समय में सामने नहीं लाया जा सकता, और वो भी ऐसा व्यक्तित्व जिसने पत्रकारिता के अंदर नए नए सोपान गढ़े हों, नई अवधारणा रची हो, और संघर्ष के नए पथ को कहा जा सकता है नए लोगों के बीच में सामने रखा हो, नए लोग गढ़े हों। अनिल लोढ़ा जी, आपके साथ बातचीत का सिलसिला। एक बात आखिर में जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन की मंजिल तय करते हैं। मेरा उद्देश्य चलते रहना है, सिर्फ इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, इसको जाना वहाँ तक है जिसके आगे रहना हो। तो बस ये सफ़र अभी जारी है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक अंतिम सांस हो तब तक मैं सफ़र में रहूँ। अनिल लोढ़ा जी के साथ बातचीत का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। और निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। शख्सियत के इस सफ़र में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।